सभी साथियों को नमस्कार। हमारी जो पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी लेक्चर सीरीज में, आज हमारा जो टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसका लेक्चर नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें से जो टॉपिक रहेंगे, सब टॉपिक रहेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सीरीज में चला रहा हूँ ये स्पेशली बेस्ड है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पीजीटी केमिस्ट्री में, चाहे सेंटर की या जो स्टेट लेवल के जो पीजीटी एग्जाम होते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप एक बार मार्कंडे एकेडमी चैनल पे जाकर आप और भी जो इसके साथ में सीरीज बनी हुई जो टॉपिक के साथ में मैंने क्या प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज की जो सत्यनारायण की कथा है वो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला हमारे पास में, अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप एक बार लास्ट जो लेक्चर था उसको देख लीजिए जिसमें मैंने फर्स्ट लॉ की बात करी थी। तो हमारे पास में क्या था कि हमें सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाई डू वी नीड द सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ की जरूरत तभी पड़ी होगी जब सेकंड लॉ की जरूरत तभी पड़ी होगी जब फर्स्ट लॉ काम नहीं कर पाया होगा, या फर्स्ट लॉ क्या हो गया होगा, फेल हो गया होगा। तो फर्स्ट लॉ फेल हुआ था, इसकी वजह से हमें क्या चाहिए था, सेकंड लॉ चाहिए था। तो लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी हमारी कि जो फर्स्ट लॉ बोलता था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करता था। ठीक है, अब बात ये थी, प्रॉब्लम कहाँ पे आई, ये तो हमें पता है कि इस पे बात करता था। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम ये आई कि ये बताता था, इट टेल्स अस एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या बताता है, एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। बट क्या नहीं बताता, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, मतलब चेंज की डायरेक्शन नहीं बताता है। एनर्जी तो कांस्टेंट है, चलो ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में चेंज होगी एनर्जी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। यानी कि मतलब डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में, जो हीट फ्लो क्या होता है। हीट फ्लो क्या होता है, हॉट से कहाँ होता है आपका, कोल्ड की ओर होता है। हॉट से क्या होता है आपका, कोल्ड की ओर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास में, एग्जाम्पल के तौर पे तो हमें पता है कि हीट हॉट से कोल्ड की ओर जाती है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो ये चीज नहीं बताता है। वो सिर्फ क्या बात करता है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये नहीं बताएगा। मतलब ये हॉट से कोल्ड की ओर जाता है ये तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं बताता। देखो, फर्स्ट लॉ डजंट फॉरबिड कोल्ड टू हॉट इफ एनर्जी इज कंजर्व। तो यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाता है ये नहीं बता पाता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। बस सिंपल सा आप एक चीज ध्यान रखना कि क्या डायरेक्शन नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में चेंज होगा। अब इसमें एक हमने एक टाइप ले रखा है, प्रोसेस टाइप, जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, जो क्या होती है, अपने आप होती है, स्वतः परिवर्तित होती है। तो इनमें से क्या होता है हमारे पास में, जो क्या होती है, नेचुरली होती है, अकर्स नेचुरली, नो एक्सटर्नल हेल्प नीडेड, कोई एक्सटर्नल हेल्प उनमें नहीं चाहिए होती है। और कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। जैसे आपके पास एग्जाम, इरिवर्सिबल का मतलब क्या, अपने आप, मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, गैस एक्सपेंडिंग इनटू वैक्यूम। अगर सपोज हमने कोई गैस यहाँ पे ले रखी, यहाँ पे कोई गैस है हमारे पास में, तो क्या होगा, हमको उसको कुछ करना नहीं होगा। अगर सपोज आपने जो सिलेंडर होता है हमारे पास में, अगर उसकी नॉब खुली रह जाएगी तो गैस क्या होगी, अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, उसमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे रिवर है तो ऊपर से नीचे की ओर अपने आप बहती है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन नीचे से अगर आप उसको ऊपर वापस ले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। जैसे अगर हाई लेवल पे वाटर है और आपने ये टूटी खोल दी तो क्या हो जाएगा, लो लेवल पे वाटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन लो लेवल से हाई लेवल पे वाटर अपने आप नहीं जा सकता, आपको मोटर वगैरह लगानी पड़ेगी। अरे समझ में आ गई बात। हाई से लो लेवल पे तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली क्या करता है, फ्लो करता है, लेकिन लो से हाई नहीं जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास में नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारे पास में, इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल वर्क। क्या रिक्वायर करता है, कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर करता है। कौन सा वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से अगर सपोज ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ से यहाँ पानी जाना तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन यहाँ से यहाँ पानी जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास में, पंपिंग वाटर अपहिल। तो अगर आपको ऊपर ले जाना तो मैंने आपको बोला था मोटर आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। मेमोरी ट्रिक में क्या है आपके पास, फर्स्ट लॉ क्या था, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ क्या बताता है, क्वालिटी एंड डायरेक्शन।
पहला वाला सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करता है, एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में। सेकंड लॉ क्या बात करता है, क्वालिटी एंड डायरेक्शन की बात करता है। क्लियर हो गई बात? अरे ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी। किसकी बात करते हैं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में हमारे पास में क्या है, द, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये क्या करता है, रेंडमनेस का मेजरमेंट करता है, ठीक है। ये द मेजरमेंट क्या है उसका बात कर लेते हैं, या इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी बता देता हूँ। मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम, ये ज्यादा बेटर है। तो मैं इसमें सीधा ही लिख लेता हूँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आपको क्लियरिटी चाहिए आपको, डेफिनेशन में क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। देखो जो लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन आ गए थे इसके, लास्ट क्लास जो हुई थी इससे पहले वाली क्लास में, जो थर्ड लेक्चर था, तो उसमें क्या हो गया था, मैंने इसका बता दिया था कि क्या बोलते हैं, किस टाइप से हमारे पास में क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप, अगर आप आज मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लास्ट क्लास वाले, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल। ये वाला क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, अगर आपने ध्यान दिया, वो नोटिस मैंने सॉल्व करवाया था, लेकिन अगर आपने, क्योंकि वो लेक्चर में नहीं था इसलिए क्या, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जूल पर केल्विन पर मोल क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, यूनिट पूछी गई थी एंट्रोपी की। और एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। अब देखो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि एंट्रोपी क्या होती है। देखो सॉलिड में जो उसके पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास में, बिल्कुल एकदम फिक्स पोजीशन में रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है हमारे पास में, वो थोड़ा सा क्या होते हैं, थोड़ा सा मिसमैच, इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। तो इनमें क्या होगी देखो, और गैस में क्या होते हैं, उसके पार्टिकल बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत लो होती है। जो हमारे पास में लिक्विड होता है उसमें क्या होती है, मीडियम एंट्रोपी होती है। और जो गैसेस है उसमें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई एंट्रोपी होती है। क्लियर हो गई बात? तो सॉलिड में सबसे कम एंट्रोपी, लिक्विड में थोड़ा बीच की, मतलब मीडियम टाइप की, और गैस में क्या होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन की बात करते हैं, स्टेट फंक्शन का प्रूफ ध्यान रखना। तो स्टेट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ध्यान रखना क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि ध्यान रखना क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगी। किस पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, यानी कि मतलब पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगी, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। डीएस जो क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास में, जीरो होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, पाथ पे डिपेंड करेगी नहीं, अगर यहाँ से यहाँ वापस आ जाएंगे तो क्या होगी, डेल्टा एस एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि पाथ पे क्या डिपेंड नहीं करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। एग्जाम की एक टिप बता देता हूँ, मिक्सिंग टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो डेल्टा एस क्या होगा उनमें, जीरो से ज्यादा होगा। अगर आपने दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को क्या कर दिया, अगर रिएक्टिंग गैसेस नहीं है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, अगर वो क्या रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर 0 केल्विन था, एंट्रोपी जीरो थी। टेम्परेचर जैसे ही 0 केल्विन से ऊपर होगा तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अभी बात करी एंट्रोपी की। पहला मैंने बताया आपको कि फर्स्ट लॉ क्यों फेल हो गया, जिसकी वजह से सेकंड लॉ आया। फर्स्ट लॉ क्या बताता, क्वांटिटी बताता है किसकी, एनर्जी की। सेकंड लॉ क्या बताता है, क्वालिटी एंड डायरेक्शन बताता है, तो ध्यान रखना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेफिनेशन बता देता हूँ, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। द एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या हो रही है आपकी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ध्यान रखना, जो एंट्रोपी है यानी कि रैंडमनेस है यूनिवर्स की, वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। लगातार क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है हमारी, लगातार बढ़ रही है। यही क्या बोलता है हमारा सेकंड लॉ, इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। अरे क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो क्या होता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना, सिस्टम और सराउंडिंग के जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। यही कौन बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान रखना, इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और इरिवर्सिबल होगी। इफ डेल्टा एस टोटल यानी कि एंट्रोपी चेंज जो टोटल है वो कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, तो क्या हो गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी और रिवर्सिबल स्टेट में रहेगी। इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि क्या
अपने आप रिएक्शन नहीं होगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि अपने आप होगी और इरिवर्सिबल प्रकार की होगी। अगर डेल्टा एस टोटल क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगी रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी, इधर भी चलेगी उधर भी चलेगी। अगर डेल्टा एस टोटल क्या होगा 0 से क्या होगा कम होगा तो क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, जो भी पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान दें, डेल्टा एस सिस्टम कैन बी नेगेटिव। ध्यान रखना, डेल्टा एस जो सिस्टम होगा वो नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, फ्रीजिंग वाटर, ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बट डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव एंड लार्जर। ध्यान रखना, बट जो डेल्टा एस सिस्टम जो सराउंडिंग होगा, सिस्टम वाले का तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन सराउंडिंग वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेकिंग डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखना इसको, ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये क्लियर कर, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं तो इसको मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया। अब पीवाईक्यू इस पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्या है हमारे पास में, किस टाइप से पीवाईक्यू आता है, एंट्रोपी के पीवाईक्यू। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है पीवाई प्रीवियस ईयर में आ रखा है, इन विच प्रोसेस इज एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी जहां पे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगी। अब ध्यान से सुन लेना, इसको समझ लो। पहली बात, अगर मैं पहला जो है इवोपरेशन है, सपोज करो यहाँ पे मैंने पानी ले रखा है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, गैस पार्टिकल, तो पहले लिक्विड था फिर क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो रहा, तो यानी कि एंट्रोपी चेंज यहाँ पे तो ज्यादा, पहले कम रैंडमनेस थी, द्रव में कम थी, और गैस में क्या होगी ज्यादा, तो यहाँ पे तो क्या होगी, बढ़ रही है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस एक्सपेंड हो रही, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में सीधा कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड में तो कम रहती है एंट्रोपी, गैस में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। अरे समझ में आ रही बात, अरे क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारे पास में क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड कहाँ जा रहा है हमारा, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखा होगा हमने क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से क्या सॉलिड बनता है, तो यहीं पे क्या हो रहा है, लिक्विड में क्या होती है एंट्रोपी ज्यादा होती है और सॉलिड में क्या होती है कम होती है। तो यहीं पे एक ऐसी चीज है जहां पे क्या होता है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। समझ में आ गई बात। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। ठीक है, रीजन बता दिया, ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है, सो रैंडमनेस क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आ गई बात, यानी कि लिक्विड से ज्यादा क्या होता है, करेक्टली ऑर्डर होता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है किसका, सॉलिड का, इसलिए क्या होती है, रैंडमनेस डिक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा आ गया वही वाला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। कई बार पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पीजीटी में पीवाईक्यू में पूछा गया है कि डेल्टा एस जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का क्या, एंट्रोपी का क्या बताओ, एंट्रोपी की बताओ यूनिट, कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट बताओ, तो क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर रिएक्शन 2H गैस से H2 गैस बन रही है, साइन ऑफ डेल्टा एस। तो ध्यान रखना, साइन ऑफ डेल्टा एस क्या होता है, दो जो हाइड्रोजन के एटम थे उनसे क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। तो दो, अब होगा क्या, दो एटम थे और यहाँ से क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, पहले दो थे और अभी एक थे, रैंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, साइन डेल्टा एस का नेगेटिव। पहले क्या थे, दो एटम थे तो मोर क्या थी, मोर रैंडमनेस थी, क्या उसका मतलब रैंडमनेस आप मान के क्या थी, मोर रैंडमनेस थी, अगर आपको ये समझ में नहीं आता। और एक मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, लेस रैंडमनेस। अरे क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। किसकी बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो द अल्टीमेट जज, जो बिल्कुल जज बैठा हुआ कि बताएगा कि कौन सी रिएक्शन कैसी होगी, क्या इरिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें। तो ध्यान रखना। अब जी क्यों, क्यों भाई गिब्स फ्री एनर्जी को क्यों लिया जाता है, बिकॉज क्या होता है, कैलकुलेटेड डेल्टा एस सराउंडिंग इज डिफिकल्ट। जो डेल्टा एस सराउंडिंग होता है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जी की बात करते हैं। वी नीड अ क्राइटेरिया यूजिंग ओनली सिस्टम प्रॉपर्टीज। किसकी बात करते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टीज में क्या क्राइटेरिया लेते हैं, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच आपको पता है इंथैल्पी होता है, डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी।
टी हो गया टेम्परेचर, डेल्टा एस क्या हो गया एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। डेल्टा जी क्या होता है, एनर्जी अवेलेबल, तो एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, कितनी एनर्जी अवेलेबल है यूजफुल वर्क करने के लिए। और डेल्टा जी क्या होता है, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा जी किसके बराबर होता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क के बराबर होता है। डब्ल्यू जो वर्क होता है नॉन एक्सपेंशन उसके बराबर होता है, यानी एग्जांपल कौन सा, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहा हूँ। जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, द ट्रैफिक लाइट रूल्स। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब सीधा अपने आप से चलेगी। इफ डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगी, तो कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, अरे क्लियर हो गई बात। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो रिएक्शन कैसी होगी आपकी, इक्विलिब्रियम होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर हो गई बात। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगी मतलब क्या, एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी, पॉज कंडीशन में। अगर जीरो से कम है यानी कि नेगेटिव है तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जीरो से ज्यादा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर जीरो के बराबर है तो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हमारे पास में है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी, द लॉजिक टेबल। ठीक है, मैं इसमें एक सीधा लॉजिक टेबल बनाया, एनालाइजिंग डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे एग्जाम में कई बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा ये था ना फॉर्मूला कि कब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। अगर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। कंडीशन क्या है, कोई सा भी टेम्परेचर, तो डेल्टा जी क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। समझ में आ रही बात, टेम्परेचर कैसा है, कोई सा भी टेम्परेचर है, तो डेल्टा जी का साइन क्या हो गया, ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये रिएक्शन क्या होगी, नेवर स्पॉन्टेनियस, ये कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव है, और कंडीशन कैसी है, लो टेम्परेचर, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी, डेल्टा जी का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कैसे हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, और टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर, तब क्या होगा, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन कब, हाई टेम्परेचर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर लेना कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एग्री, दोनों क्या करते हैं, एग्री करते हैं, बोथ गुड और बोथ बैड, रिजल्ट इज एब्सोल्यूट, यानी कि मतलब दोनों या तो क्या हो, सही हो, या दोनों ही क्या हो, गलत हो। यानी यहाँ पे देखो, दोनों अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर कैसा, लो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो टेम्परेचर कैसा, ज्यादा। तब जाके क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इफ दे डिसएग्री, टेम्परेचर डिसाइड। समझ में आ रही बात, अगर दोनों एग्री हैं, समझ में आ रही बात, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बोथ गुड और बोथ बैड, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। समझ में आ गई। और अगर दोनों डिसएग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर तो टेम्परेचर डिसाइड करता है, क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे नेगेटिव। तो एक्चुअल में आपको ये ध्यान रखना है कि कब क्या होगा। मैं आपको ट्रिक के तौर पे बता देता हूँ, अगर नेगेटिव यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव है, टेम्परेचर कोई सा भी लो, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे क्या है, कंडीशन इनके हाथ में है, डेल्टा एच और डेल्टा एस के हाथ में, यहाँ पे कंडीशन इनके हाथ में नहीं है, कंडीशन किसके हाथ में होगी, टेम्परेचर के हाथ में होगी। क्लियर हो गई बात। ये जो स्लाइड है इसको आप ढंग से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी जीरो होगा, तो डेल्टा जी नॉट, ठीक है, तो नो डेल्टा जी नॉट इज नॉट जीरो, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होगा, डेल्टा जी नॉट नहीं होगा जीरो, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास में, क्यू की जो वैल्यू होगी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्यू क्या होगा, के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, एंड डेल्टा जी क्या होगा हमारा, जीरो के बराबर होगा। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, -2.30 आर टी लॉग के। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, यहाँ पे जो है ये एनालिसिस हो रही है, तो डेल्टा जी नॉट इज क्या हो गया, नेगेटिव होगा।
अगर के की वैल्यू 1 से कम होगी तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। इस रिएक्शन की बात हो रही है। के की वैल्यू अगर क्या है 1 से कम है तो डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की। ठीक है, न्यूमेरिकल ट्रिक फॉर पीजीटी एग्जाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट टेम्परेचर डज रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, कौन से तापमान पर क्या होगी, रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो पहला स्टेप है हमारे पास, इक्विलिब्रियम को मानते हुए चलें कि मतलब रिएक्शन कैसे इक्विलिब्रियम पे है। तो स्टेप 2 में क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, अरे फॉर्मूला ये था ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हमने क्या मान लिया, इक्विलिब्रियम पे मान लिया तो ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यही हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे रखा हुआ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, अब डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, टेम्परेचर वो वाला निकल जाएगा जिसपे क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अरे समझ में आ गई बात, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आप निकालोगे। ठीक है, एग्जाम में अभी आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल मैंने करवा रखा है। गिवन है डेल्टा एच की वैल्यू 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल दे रखा है। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना, दोनों किलो जूल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जूल में होती तो उसको किन में कन्वर्ट करना पड़ता, या तो जूल में ही कन्वर्ट करो या तो फिर किलो जूल में ही कन्वर्ट करो। समझ में आ गई बात। ठीक है, वार्निंग भी दे रखी है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी किलो जूल है, यहाँ पे भी किलो जूल है। अगर कि एक जूल में होता तो या तो उस दूसरे वाले को भी किलो जूल में कन्वर्ट करो या तो फिर क्या करो, जूल में ही लेके चलो। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना होगा, तो सिंपल सा 400 डिवाइड बाय 0.2 कितना आ जाएगा, 2000 केल्विन। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबाउट 2000 केल्विन। तो ध्यान रखना कैसी होगी, सिंस इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आगे बढ़े। अब हमारे पास में एक और जो लॉ आता है वो आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बात करता है, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। यानी 0 केल्विन पर एंट्रोपी क्या हो जाती है, किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पर 0 केल्विन तापमान धरती पर संभव नहीं है, यानी कि क्या, अर्थ पे संभव नहीं है। लेकिन ये लॉ है तो हमको इसको ऐसे ही पढ़ना है कि क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ध्यान, ये आइडियल क्रिस्टल, रियल क्रिस्टल, ये आइडियल क्रिस्टल की बात यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे क्या, रियल क्रिस्टल की बात हो रही है। ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। तो एंट्रोपी क्या होती है, आइडियल क्रिस्टल क्या होगी आपको दिख रहा होगा, यहाँ जीरो तो दिखा रहा है, एंट्रोपी क्या हो रही, और यहाँ क्या है, तापमान दिखा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, एक्सेप्शनल बता देता हूँ मैं आपको, रेसिडुअल एंट्रोपी, ग्लासी सॉलिड्स और आइसोटोप मिक्सचर जो एक्सेप्शन है, CONO N2O आइस। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है, ओरिएंटेशन डिफेक्ट होते हैं। ओरिएंटेशन डिफेक्ट हमेशा रहते हैं, चाहे आप 0 केल्विन को भी अचीव कर लोगे। ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। ये एक्सेप्शनल केस है। ग्लासी सॉलिड हो गया, आइसोटोप के मिक्सचर हो गया, CONO आइस हो गया। क्यों होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन डिफेक्ट इनमें रहते हैं। तब भी समझ में आ रही बात, बिल्कुल एंट्रोपी जीरो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, इनके केस में बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल केस हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हाँ जी हो जाएगी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या होती है, ओरिएंटेशन डिफेक्ट रहते हैं, फिर भी रहते हैं, 0 केल्विन पे भी रहते हैं। ठीक है, एक आपके पास में कार्नोट इंजन, जनरली वैसे आता नहीं है ये, CSIR नेट का टॉपिक है, CSIR नेट का टॉपिक है। लेकिन मैंने सोचा अगर बाई चांस थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछ लिया जाए तो पूछ सकता है। ध्यान रखना क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है, एक पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर बेस, एफिशिएंसी फार्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, फिर मैं समझा देता हूँ इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था, आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। ठीक है, कार्नोट इंजन क्या होता है, आइडियल होता है, रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। इसका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एंटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एच। इसका जो ये होता है 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। जनरली पीजीटी का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम में इसके ये इसमें से क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है, 100 से कम होती है। बिकॉज क्या होता है, टी कोल्ड कैन नॉट बी 0 केल्विन। ध्यान रखना,
यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, हमारी जो कार्नोट इंजन है वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। और ये लेते कैसे हैं, यानी कि ए से बी तक गए तो क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास में एक प्लॉट ग्राफ खींचा गया होता है। तो ए से अगर हम बी तक जाएं, ध्यान रखना हमको इसमें साइक्लिक प्रोसेस में वापस आना होता है। ए से बी तक जाते हैं तो क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। बी से सी तक जाते हैं तो क्या एडियाबेटिक क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। सी से डी तक जाते हैं तो क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। और डी से ए तक जाते हैं तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। आपको ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, और एक ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ ध्यान रखना 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभार वो टेम्परेचर की फॉर्म में दे देता है, Q1 Q2 इस टाइप्स की फॉर्म में पूछ लेता है, या T1 T2 की फॉर्म में, सॉरी Q1 Q2 नहीं, T1 T2 की फॉर्म में पूछ लेता है। तो 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, ये ध्यान रखना है। अब इसमें से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्राइटेरिया कौन सा है, मैंने बताया था सीधा ये वाला, नहीं। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, नहीं। डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, बिल्कुल सही, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और बराबर जीरो होगा तो कैसी होगी रिएक्शन, किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। क्वेश्चन नंबर 2, बॉइलिंग ऑफ एन एग रिजल्ट्स इन, अगर एग को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, मैंने देखा है बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो क्या होता है, इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। रीजन है इसका, डीनेचुरेशन ब्रेक्स कॉइल्ड प्रोटीन। पहले उसमें कॉइल्ड प्रोटीन होती है, और जैसे ही आप, कुछ लोगों को लगता है कि पहले अंडा ऐसा है, ध्यान से सुन लेना, अंडा है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, हमने इसको हीट करा तो क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि क्या होगी, जो एंट्रोपी होगी यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, पर ऐसा नहीं होता। एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है यहाँ से यहाँ जाने पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो क्या होती है, जो प्रोटीन होती है वो डीनेचुरेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कॉइल्ड प्रोटीन ब्रेक हो जाती है, जिससे क्या होती है, रैंडमनेस क्या होती है हमारी, बढ़ती है। अरे क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन है Cl2 से 2Cl गैस बना, तो साइन बताना आपको। आंसर है हमारे पास में, देखो Cl2 से हमारा क्या बना, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल से दो बने, तो डेल्टा H कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, डेल्टा H कैसा है आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और अगर आपसे पूछेंगे इसमें सिर्फ एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी क्या होगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि पहले दो, यहाँ पे एक था और यहाँ पे कितने बन गए, दो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ दो एटम बन गए, तो एंट्रोपी बढ़ गई। अब हम बात कर लेते हैं, और हमारे पास में न्यूमेरिकल है, ठीक है। इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होगा, अगर के इज लेस देन वन तो रिएक्शन क्या होगी, फेवर्ड होगी, ठीक है। अच्छा ये डबल डबल क्यों दे दिया, डबल डबल देने की जरूरत नहीं थी, रिएक्शन फेवर्ड होगी। अगर के की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन होगी, अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, नहीं फेवर्ड करेगा, अभी मैंने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, यानी डेल्टा जी नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, असर्शन दे रखा है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, रीजन है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस तो पॉसिबल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं। एंट्रोपी इज नॉट द ओनली फैक्टर, अच्छा तो ये बात तो सही है, एक एक फैक्टर नहीं है, हाँ ठीक है, ए तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये मुझे गड़बड़ लग रहा। तो क्या होगा, ए गलत है लेकिन आर सही है, आर तो एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर भी चेक करना होता है, तो यानी कि इसका क्या होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ऑलवेज नहीं होता, मतलब जनरली अगर होता एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर जनरली स्पॉन्टेनियस तो वो सही था, ऑलवेज नहीं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उसकी जो समरी है, पहली बात बताई कि सेकंड लॉ क्या था, डेल्टा एस यूनिवर्स की क्या हो रही है, हमेशा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है स्पॉन्टेनियस से, ठीक है।
एंट्रोपी बताया था डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एंट्रोपी का मतलब क्या है, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। तीसरा बताया था गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, यूजफुल वर्क। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। समझ में आ गई बात। तीसरा लॉ था हमारे पास में क्या, कि एंट्रोपी एट जीरो केल्विन पे जीरो होती है, लेकिन रेजिडुअल एंट्रोपी, इसको रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन में मैंने बताया डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आगे बढ़ें। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। जो फाइनल एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यूनिट का ट्रैप ध्यान रखना है। अगर किलो जूल में दे रखी होती है डेल्टा एस की जो यूनिट है किलो जूल में, डेल्टा एस क्या दे रखी है, जूल में दे रखी होती है, तो ध्यान रखना है इसको पहले किलो जूल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड डेल्टा एस बाई 1000 बिफोर यूजिंग, फॉर्मूला ये रहता है आपके पास में। ये मैं आपको ट्रैप बता रहा हूँ क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। स्टैंडर्ड स्टेट में आपको पता है कि डेल्टा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट, तो यानी O2 कार्बन ग्रेफाइट की जीरो होती है, मैंने बताया था आपको वैल्यू किस किस के लिए जीरो होती है, किस किस के लिए जीरो नहीं होती है, लास्ट लेक्चर में बताया गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री में अपना नाम चाहते हैं फाइनल लिस्ट में, ठीक है, तो क्या करिए, 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, जो आपके पास में बुक्स है कोई से भी उनसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और जो लेक्चर मैंने आपको, ये नेक्स्ट लेक्चर नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ आप बात कर रखना चाहते हैं अपनी, तो कृपया कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो आज की सत्यनारायण की कथा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए और फाइनल लिस्ट में नाम लाइए।